अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने यही पढ़ा था कि हमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, या किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इसके रिगार्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। तो भाई साहब आपको यही सोचना है इस फैक्टर्स अफेक्टिंग में कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है प्रोजेक्ट में पैसा लगाते वक्त। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लगाते वक्त बच्चा हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखो। सबसे पहला ध्यान हमें रखना पड़ता है कैश फ्लो का। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास तीन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है बेटा, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू और प्रोजेक्ट थ्री का। ठीक है। तो मुझे सोचना है मैं इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं। राइट। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि भैया जो प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूं, मान लो जो भी प्रोजेक्ट मैं चूज करूंगा जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, उस प्रोजेक्ट से मुझे इनफ्लो कितना आएगा, मतलब उस प्रोजेक्ट से टोटल पैसा मेरे को रिटर्न में कितना आएगा। राइट। और चेक करूंगा कि मुझे जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूंगा उसमें टोटल आउटफ्लो कितना लगेगा। ठीक है। सपोज करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्ट किया उसमें मेरा टोटल आउटफ्लो अगर 10 लाख रुपए लगता है। ठीक है सर। तो भैया मुझे रिटर्न कितना आ रहा है, वापसी कितना आ रहा है, मान लेता हूं जी 15 लाख रुपए आएगा। तो मैंने यहां क्या पाया कि जो भी प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने देखना है कि उसका इनफ्लो क्या होना चाहिए, आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करके ये देखेंगे कि इनफ्लो क्या होना चाहिए, आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए। है ना। दूसरी बात ये भी देखना बेटा, क्या आउटफ्लो जितना लगेगा, जो आउटफ्लो लग रहा है 10 लाख रुपए लग रहा है, तो क्या तुम्हारी बिजनेस उसको अरेंज कर पाएगी आराम से। ठीक है। ये भी तुमको चेक करना है। तीसरी बात ये चेक कर लेना कि जो तुम्हारा इनफ्लो आ रहा है, क्या इनफ्लो तुम्हारे डिजायर्ड प्रॉफिट को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर ये डिजायर्ड प्रॉफिट को सेटिस्फाइड करने का मतलब, मान लो तुम बिजनेस करना चाह रहे थे और मान लो तुमने प्रोजेक्ट में 10 लाख लगा दिया, अब उस प्रोजेक्ट से तुमको 15 मिल रहा है, तो क्या जो 5 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है, उसका कमाई फालतू आ रही है 5 लाख रुपए, तो क्या तुमको उससे संतुष्टि मिलेगा, क्या तुमको डिजायर्ड, तुम्हारा डिजायर्ड इच्छा यही था कि 5 लाख तक तो प्रॉफिट होना चाहिए, यस था, तो तुम प्रोजेक्ट में लगा दोगे। है ना। चौथी बात ये सोच लेना कि उस प्रोजेक्ट से तुमको इनफ्लो कितने टाइम पर जनरेट हो रहा है। अब टाइम पर जनरेट होने का मतलब कि भैया पैसा तो आएगा प्रोजेक्ट से, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आएगा, 4-5 साल के बाद आएगा। तो भैया 4-5 साल के बाद आएगा, तो क्या तुम्हारे बिजनेस की इतनी कैपेसिटी है कि उतने टाइम तक रुक पाए, उतने टाइम तक खर्चा जो लगेगा बिजनेस में लगाता चल जाए, वो देख लेना। तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, आपको यही चेक करना है प्रोजेक्ट से कितना पैसा रिटर्न आएगा, इनफ्लो आएगा, और कितना पैसा प्रोजेक्ट में लगेगा। इनफ्लो भैया आपके आउटफ्लो से ज्यादा होना चाहिए, जब तो फायदा है ना। दूसरा, जो आउटफ्लो लगेगा, 10 लाख लग रहा है, तो क्या बिजनेस उसको अरेंज भी कर पाएगा कि नहीं। अगर बिजनेस उसको अरेंज नहीं कर पाएगा, बिजनेस की कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें पैसा लगाना ही बेकार है ना। और अरेंज अगर कर लेगा तो इनफ्लो क्या तुम्हारे आउटफ्लो के चुका सकता है, यस, क्या, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है हमारा आउटफ्लो से। प्लस इनफ्लो जो है मेरे डिजायर्ड प्रॉफिट को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, अगर कर रहा है तो मैं लगा सकता हूं। प्लस इनफ्लो इतने टाइम में जनरेट होना चाहिए जितने टाइम में बिजनेस उसको झेल सकता है, ज्यादा लंबे टाइम का भी ना हो जिसको बिजनेस ना झेल पाए। पहला पॉइंट आपको ये देखना था। दूसरा देखना बेटा रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जैसे सपोज करो तुमने प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा लगाया, सर 10 लाख रुपए लगाया। अब 10 लाख रुपए लगाकर तुमको बिजनेस कितना कमाई दे रहा है, सर 1.5 लाख का कमाई दे रहा है मान लेते हैं। तो तुमको रिटर्न कितना दिया बिजनेस ने, सर 15% का रिटर्न दिया। तो बाबू कहीं ना कहीं तुम इस 10 लाख रुपए को कहीं ना कहीं से उधार में लेके तो आयोगे ना, यस सर। कितने रेट पर लाए हो ब्याज पर, सर 10% की ब्याज पर। तो यानी तुमको ब्याज कितना भरना पड़ रहा है यहाँ पर, सर मुझे 1 लाख रुपए का ब्याज भरना पड़ रहा है। अच्छा, तो यानी तुम 10% ब्याज भरोगे और रिटर्न तुम्हारा कितना है, 15% है। तो तुम चेक जरूर कर लेना प्रोजेक्ट में कि जो तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न है वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, पैसे को रेज करने से ज्यादा होना चाहिए। है ना। एक बात तो ये चेक कर लेना। तो सर अच्छी बात है, मैं कमाया कितना रहा हूं, 1.5 लाख, और भर कितना रहा हूं, 1 लाख, तो मेरा रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मैं जो ब्याज भरूंगा उससे। हाँ, तो प्रोजेक्ट मेरे लिए सुटेबल तो है, एक बात तो ये सोच लिया मैंने, है ना। दूसरा क्या सोचना है यहाँ पर, दूसरा ये सोचना है कि जो तुमको रिटर्न आ रहा है, तो क्या वो रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा है या नहीं है, तुमको ये भी सोचना है। सर ये रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब,
अब देखो, तुमने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया, और 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस ने तुमको कितना दिया, 1.5 लाख, यानी 15% का रिटर्न दिया। अब तुम इस पैसे को अगर बिजनेस में नहीं लगाते, सपोज बैंक में ही लगा देते, और बैंक भी तुमको अगर 15% का रिटर्न देती बेटा, 1.5 लाख रुपए देती, तो तुम क्या बोलते, यार जब बैंक ही दे रहा है सर, तो मैं बिजनेस में क्यों रिस्क लूंगा, है ना। तो भैया रिटर्न तुम बिजनेस में कब डालोगे, कि अगर रिस्क फ्री रिटर्न, जो बैंक में पैसा डाला वो रिस्क फ्री रिटर्न था, तो अगर तुम बिजनेस में जब भी डालोगे, वहां से जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न आएगा वो ज्यादा होना चाहिए ऑफकोर्स रिस्क फ्री रिटर्न से, जब भी तुम बिजनेस में पैसा डालोगे, ठीक है। तीसरी बात, जो तुम्हारा रिटर्न है बेटा, वो प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग को, किसको, प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब सर ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सपोज अगर तुमको 1.5 लाख रुपया बैंक दे रहा था, और तुमको तुम्हारे बिजनेस से 1,52,000 रुपया ही आया, ठीक है, तो ज्यादा आया ना, तो तुम यहां तो सेकंड पॉइंट को तो सेटिस्फाइड कर रहे हो, लेकिन तुम बोलोगे सर 2,000 रुपए के लिए मैं रिस्क लूंगा, सर ये मेरा प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग नहीं हुआ, मतलब रिस्क टेकिंग की जिज्ञासा मुझे नहीं है, रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा। क्यों भैया, क्योंकि मेरा कमाई इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, मैं तो नॉर्मल रिस्क फ्री रिटर्न बैंक बैंक में ही पैसा लगाकर कमा लूंगा इतना, तो है ना, 2,000 रुपए के लिए काहे को बेकार में लूंगा। लेकिन अगर बैंक तुमको 1.5 लाख देता, और ये तुमको 1,95,000 रुपए देता, तो हाँ, अब तुमको लग रहा है भैया 45,000 रुपए के लिए मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहा है, बैंक से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। तो ये दो पॉइंट जो तुमको मैंने बताया, कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न को अपन चेक करते हैं, है ना, और इसको दोनों को एनालाइज करने के बाद हमारा एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे जाते हैं कि भैया अब तय करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा बेटा जिस प्रोजेक्ट में हाई रिटर्न होगा, ठीक है, दोनों को कंसिडर करने के बाद मैं उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसमें हाई रिटर्न होगा, मैं उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसमें आउटफ्लो क्या होगा, पैसा कम लगेगा, लो लगेगा कम से कम, है ना, और मैं उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसमें इनफ्लो क्या होगा मेरा, मोर होगा, प्लस अर्ली जनरेट करेगा, ज्यादा लंबे टाइम तक टाइम वेट नहीं कराएगा मुझे इनकम को लाने में, कमाने में, है ना, अर्ली जनरेट करेगा, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। प्लस जो रिसोर्सेस चाहिए वो इजिली अवेलेबल कर पाए बिजनेस, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, इजिली अवेलेबल कर पाए बिजनेस, मैं उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल करने का मतलब क्या, जैसे बेटा जो आउटफ्लो लगेगा बिजनेस में, मान लो 10 लाख लग रहा है, उसको इजिली अरेंज कर पाए, प्लस प्रोजेक्ट में ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी तुमको लग रही है जो तुम इजिली अरेंज कर पाओ, मान लो ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट पे जो तुम आराम से अरेंज ही ना कर पाओ, तो तुम उस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करोगे, ठीक है। प्लस फोर्थ पॉइंट तुम क्या देखते हो कि प्रोजेक्ट, जिस ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना जिसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो बेटा, जिसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट हो। अब देखो स्कूल स्कूल के अंदर तुमको पता है बेटा डिजिटल बोर्ड आ गया, है ना, अब किसको पता था कि डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो जिस कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट डाला था तो यही यही सोच के डाला था ना कि वे लंबे लंबे समय तक स्कूलों में चलेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है ये बिजनेस, तो उसने इस सोच के प्रोजेक्ट के अंदर इम्पैक्ट डाला, ठीक है। तो अब मैं इसको मार्क करा देता हूं, एक बार मैंने अच्छी तरह आपको दिमाग में डाल दिया कि क्या होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि अपन देखेंगे प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो रहा है, मतलब इसमें हमें देखना है कि क्या कितना इनफ्लो आएगा बिजनेस से और कितना आउटफ्लो जाएगा बिजनेस से। तो जो आउटफ्लो जाएगा क्या बिजनेस उसको अरेंज कर पाएगा, है ना, और जो इनफ्लो आएगा क्या वो इनफ्लो आउटफ्लो को कवर कर रहा है, आउटफ्लो से ज्यादा है या नहीं है, प्लस जो इनफ्लो आ रहा है क्या वो डिजायर्ड प्रॉफिट को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा तुम्हारी, राइट। और कितने टाइम के बाद इनफ्लो आना चालू करेगा ये भी देखना पड़ता है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा जितना लेट इनफ्लो आएगा उतने तक जो खर्चा होगा तो बिजनेस को भुगतना पड़ेगा, है ना। दूसरा था रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट तुमको कितना प्रॉफिट का परसेंटेज आ रहा है। तो अब इसमें तुमको क्या क्या चेक करना था कि जो तुमको रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो तुम्हारा कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, है ना, जो तुम पैसे उधार में लाए हो उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो तुमको रिटर्न मिला वो रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, जो रिटर्न तुमको आ रहा है वो प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग को सेटिस्फाई उसको कवर अप करना जरूरी है। अब दोनों पॉइंट को तुमको एनालाइज करने के बाद, है ना, दोनों पॉइंट को सोचने के बाद तुम क्या देखोगे, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, जिसमें लो आउटफ्लो जाएगा, कम से कम आउटफ्लो जाएगा, और वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसका इनफ्लो जल्दी जनरेट होगा, है ना, और रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन उसको अरेंज कर पाए, तुम उसको चेक कर लोगे, राइट। और प्रोजेक्ट में ये जरूर ध्यान रखना कि उसका ग्रोथ एंड इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ठीक है।
तो ये तुमको मैंने पूरा बेसिक से पिक्चर क्लियर कर दिया।